मेरे साथ स्पीड के साथ चलेंगे। आज हम लोग 29वें सत्र में ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, टॉपिक का नाम समझ में आ ही रहा है। आज हमारा सत्र नंबर 29 है और आज हम लोग अपील और रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अपील रिवीजन हम फाइनली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रायल हो चुकी है, जजमेंट आ गया है। जो आदमी जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट और ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट, व्हाट ही विल डू, क्या करेगा? जज को मारेगा, क्या करेगा? अपील करेगा। तो अपील करेगा या रिवीजन करेगा? किसी में अपील होती है, किसी में रिवीजन। तो आज आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि अपील किसमें होती है और रिवीजन। अच्छा, अपील रिवीजन सिविल में भी होती है, अपील रिवीजन क्रिमिनल में भी होती है। तो आज हम दोनों ही समझ लेंगे। तो आज हम अपील रिवीजन का सिविल और क्रिमिनल दोनों अपील रिवीजन समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग इसके लीगल प्रोविजंस देखेंगे और इसकी प्रोसीजर भी देखेंगे, है ना, सिविल में और क्रिमिनल में दोनों में। और फॉर्मेट भी देखेंगे, हाउ टू ड्राफ्ट सीआरपीसी और सीपीसी। सीआरपीसी की जगह वो पीएनएसएस में आ जाएगा, बाकी सीपीसी वही चल रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड असाइनमेंट। इसके अलावा आज हम लोग कोर्ट मैरिज भी 10-15 मिनट में कोर्ट मैरिज की प्रोसीजर क्या होती है वो भी हम लोग समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की और अपील की। तो पहले तो दोनों में अंतर क्या है, आइए 10 मिनट में इसको समझ लेते हैं, होता क्या है। अब हम पहले बात करते हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल में जब फाइल चलती है, जब केस चलता है, तो आपने देखा है कि फाइनली उसका अंत कब होता है? शुरुआत होती है एफआईआर या परिवार से। शुरुआत दो जगह से होती है, या तो पुलिस के एफआईआर से या परिवार से, दो शुरुआत होती है। लेकिन अंत कहां होता है? अंत जजमेंट होता है। अंत कहां पर होता है? जजमेंट। अब जजमेंट एक्विटल भी हो सकता है या कन्विक्शन भी हो सकता है। एक्विटल मतलब बरी भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। तो ये है शुरुआत और ये है अंत। जजमेंट जब अंत होता है तो इसके बाद अपील ही होती है। क्या होती है? अपील होती है, रिवीजन नहीं होती है, राइट। कुछ मामलों में जजमेंट की रिवीजन होगी, वो मैं आपको आगे बताता हूं, वो बहुत रेयर होती है। पर अभी आप समझ लें जजमेंट की क्या हो रही है, अपील। ऐसा कैसे? सिविल को चालू करिए, सिविल में पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? फाइलिंग ऑफ प्लेंट। इधर तो एक ही है, प्लेंट से ही सिविल सूट चालू होगा और डिग्री पे आकर क्या हो जाएगा? खत्म। अब डिग्री की क्या होगी? अपील होगी। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो अंत में होता है उसकी हमेशा क्या होती है? अपील। लेकिन मिडवे, बीच में जो इंटर प्लीडर एप्लीकेशंस लगती है, जो बीच बीच में याचिकाएं लगती है, कुछ क्या लगाया जाता है, आवेदन लगाए जाते हैं, तो उनमें जो आदेश होते हैं वो ना तो डिग्री होते हैं ना जजमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो आदेश, उनको क्या कहा जाता है? ऑर्डर। पहले सिविल में भी कोर्ट ने ऑर्डर किया और क्रिमिनल में भी कोर्ट ने ऑर्डर में आदेश किया। इन आदेशों की क्या होती है? इसकी रिवीजन होती है। तो रिवीजन को हिंदी में बोलते हैं पुनरीक्षण। बोलिए सभी लोग। और अपील को अपील ही कहा जाता है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन, इसको क्या कहा जाता है? पुनरीक्षण। और अपील को क्या कहा जाता है? इसको तो अपील कहा जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, अब एक इलस्ट्रेशन से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए ने बी को चोट पहुंचाई, कैसे? गाड़ी की टक्कर से चोट पहुंचाई, गाड़ी जब्त हुई। अब गाड़ी जब्त हुई तो केस के ट्रायल में तो बहुत टाइम लगेगा, आपको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए अपन क्या लगाते हैं? सुपुर्दगी-नामा। तो जो आप आवेदन लगाते हो सुपुर्दगी-नामा का, उसको कोर्ट डिसाइड करती है, तो क्या होगा? निर्णय होगा कि आदेश होगा? मतलब जजमेंट है कि ऑर्डर है? ऑर्डर है। और मान लीजिए कोर्ट ने आपकी गाड़ी देने से डिक्लाइन कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप असंतुष्ट हो तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर वाली कोर्ट में रिवीजन लगाओगे। आया समझ में? अभी मैं केस, एक लाइव केस बताता हूँ। एक केस में अभी पीछे अपने केबल वॉर बहुत हो रहा था, केबल वॉर में केबल वालों के झगड़े वगड़े हो रहे थे, तो एक केबल वाले को गोली मार दी किसी दूसरे ने। तो उस केबल वाले का जो ऑफिस था, विजयनगर में ऑफिस था, वो हमारे क्लाइंट ने क्या दे रखा था? उसको किराए पे देखा था केबल वाले को। अब चूंकि मर्डर हो गया तो उन्होंने, पुलिस वालों ने, ऑफिस में षड्यंत्र हुआ है ऐसा कहने का था, और वो विजयनगर के ऑफिस को क्या कर दिया? पुलिस ने सील कर दिया। अब सील कर दिया तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसका किराया भी नहीं मिल रहा है मेरे क्लाइंट का। मेरे क्लाइंट का इस ऑफिस में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि उसने केबल वाले को किराए से दे रखा है, पर ऑफिस सील है, पैसे मिल नहीं रहे, उसको अपना ऑफिस खुलवाना था। ही केम टू मी कि सर हमारा ऑफिस खुलवाना है। उनकी तरफ से हमने एक एप्लीकेशन मूव की कि भैया ये जो क्राइम वाइम जो भी हुआ है, उस क्राइम में आपको जो भी चाहिए, अंदर सीसीटीवी चाहिए, सीडीआर सब ले लो, हमारा ऑफिस को बोल दो, हमको लॉस हो रहा है रेवेन्यू का। कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी, तो हमने कहा चले गए रिवीजन में, और रिवीजन से क्लियर हो गया। तो ये अभी केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन केस के दौरान बीच बीच में जो बातें आती है उसके लिए क्या लगती है? रिवीजन। यहाँ तक समझ में आया? ये तो मैंने आपको क्रिमिनल की बातें बताई, गाड़ी की टक्कर और एक मर्डर सील। अब हम सिविल पे आते हैं। सिविल में प्लेंटिफ ने केस लगाया डिफेंडेंट के खिलाफ पैसे वसूली का। इस दौरान, केस चलते दौरान प्लेंटिफ यदि एक्सपायर हो जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना आदेश 22, डेथ ऑफ पार्टी, एलआर को रिकॉर्ड पे लाया जाता है। तो एलआर को रिकॉर्ड पे लाने के लिए आदेश 22 नियम 4 की हम लोगों ने क्या लगाई? नियम 3 की। आदेश 22 नियम 3 पे प्लेंटिफ, आदेश 22 नियम 4 में डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ की डेथ हुई, एलआर को रिकॉर्ड पे लाने के लिए आवेदन लगाया कि सर प्लेंटिफ की डेथ हो गई, तो अगर कोर्ट उस पर डिसीजन देती है, डिसीजन मींस आदेश देती है, तो उस अगर नहीं देती है तो सामने वाली पार्टी कहां जा सकती है? रिवीजन। ये हो गया रिवीजन। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि फाइनल ऑर्डर्स के खिलाफ क्या होता है? अपील होती है। और जो इंटरमीडिएट, जो बीच बीच के छोटे-छोटे आदेश आते हैं उनके खिलाफ क्या होती है? रिवीजन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। अब रिवीजन के लिए एक और चीज याद रखिए, रिवीजन 3 ही मुद्दों पर चलती है। जुरिडिक्शन के मुद्दे पे, जुरिडिक्शन कोर्ट को था लेकिन कोर्ट ने नहीं किया, जुडिक्शन कोर्ट को नहीं था लेकिन कोर्ट ने कर दिया, और तीसरा था तो सही लेकिन अनियमित प्रयोग कर लिया। 3 बातें, जुडिक्शन नहीं था लेकिन प्रयोग कर लिया, और जुडिक्शन था लेकिन प्रयोग नहीं किया, और तीसरा जुडिक्शन का प्रयोग किया लेकिन अनियमित किया, अनियमित प्रयोग किया। कुल मिला के जुरिडिक्शन के बातों पे ही रिवीजन काम करता है, लेकिन अपील इससे विस्तृत है। अपील तो हर चीज करेगा। अपील मतलब सही तरीके से गवाहों को एप्रिशिएट नहीं किया, एप्रिशिएट मतलब सही अनुमान नहीं निकाला, तो अपील और रिवीजन को अगर 2 बॉल मान लेते हैं, एक फुटबॉल है और एक टेनिस बॉल है, कौन टेनिस बॉल है? रिवीजन। छोटा है, उसका स्कोप छोटा है, लेकिन अपील का स्कोप बड़ा, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब रिवीजन उधर भी जो सीआरपीसी थी, अब वो क्या बन चुकी है? बीएनएसएस। उसमें भी रिवीजन की एप्लीकेशंस लगाई जाती है, इधर सीपीसी में भी, दोनों के प्रावधान बताए गए। और फॉर्मेट अभी मैं बताने वाला हूं आपको। जैसा कैसा अपील फाइनल ऑर्डर के खिलाफ होगी, है ना, कैसे होगी हम समझते हैं, उसके फॉर्मेट देखते हैं। ये मैंने आपको बताया, केस एफआईआर और कंप्लेंट से चालू होता है क्रिमिनल, लेकिन इधर कैसे चालू होता है? सिविल में सूट से होता है। अब अपील की बात करें, एक प्रश्न आता है, क्या अपील नेचुरल राइट है? क्या अपील प्राकृतिक अधिकार है? यस, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होता है जो हमको प्रकृति ने दिया है। प्रकृति में भगवान ने दिया है। आप जैसे जन्म लेते हो तो आप रो रहे हो, बोल रहे होते, बोलना है ना, स्पीच का अधिकार क्या हो गया? प्राकृतिक अधिकार। आपका शरीर जब जन्म लेते तो क्या झगड़ा हुआ है क्या? रस्सियों से या हथकड़ियों से? हम फ्री हैं, तो राइट टू फ्रीडम भी क्या बोला जाता है? नेचुरल इक्वालिटी। हम भगवान ने सबको इक्वल दिया, तो इक्वालिटी का राइट। ये सारे राइट नेचुरल राइट है, पर क्या इसमें से अपील का राइट नेचुरल है? क्या भगवान ने दे रखा है कि अपील कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं लीगल राइट है। कौन सा राइट बोलते हैं? तो
आपको याद होना चाहिए कि अपील इज नॉट नेचुरल राइट, इट इज लीगल। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जहां लॉ परमिट करेगा वहीं अपील होगी, जहां लॉ परमिट नहीं करेगा वहां अपील। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आप लोगों ने कभी सीआरपीसी पढ़ा था जो बीएनएसएस हो गया है, छोटे छोटे मामलों में अपीलें नहीं होती है। अगर हाईकोर्ट ने 6 महीने तक की सजा सुनाई तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। हाईकोर्ट की सजा 6 महीना हाईकोर्ट के हिसाब से बहुत क्या है, कम है, आप नहीं जाओगे। सेशन कोर्ट पूरी ट्रायल चला के आपको 3 महीने की सजा सुना दे तो 3 महीने के खिलाफ आप हाईकोर्ट नहीं जाओगे। ऐसा क्यों? लिटिगेशंस को घटाने के लिए, तो हर आदमी अपील करेगा। तो आपको समझ में आएगी ऐसा क्यों रखा है। तो कुछ मामलों में अपीलें नहीं होती है। अगर मान लो समरी ट्रायल करते समय कोर्ट अगर आपको 20,000 रुपए तक का जुर्माना देती है, सिर्फ जुर्माना, तो आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अपील एंड रिवीजन दे बोथ आर नॉट नेचुरल राइट, इट इज लीगल राइट। क्या है? सारे लीगल राइट है। जैसे सीआरपीसी के 376 में लिखा हुआ है कि अगर सीजेएम जेएमएफसी इतने रुपए का जुर्माना करते हैं, सेशन कोर्ट 3 महीने की सजा सुनाती है, हाईकोर्ट 6 महीने की सजा सुनाती है, तो इनके खिलाफ अपीलें नहीं होती है। अच्छा, अपील होती क्या है? चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट एंड डिसीजन। अपील होती क्या है? अपील का मतलब होता है नीचे दिए हुए न्यायालय के निर्णय को क्या करना? चैलेंज करना। कहां चैलेंज करना? अपर, हायर, नॉट हाई। हायर बोला गया, हायर का मतलब समझ में आएगा। जेएमएफसी के खिलाफ सेशन में, सेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के खिलाफ, तो अपील हमेशा यूं चलेगी नीचे, राइट? कैसे चलेगी? नीचे से ऊपर। ये भी बिंदु याद आएगा। अच्छा, कभी आपने अपील का मेमो पढ़ा हो तो अपन जज के सामने जब अपील मेमो में लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखते हैं कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। अपन बार-बार क्या लिख रहे हैं? लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज डन एरर। लर्नेड हाई कोर्ट है ना, बताते समय भी यानी आप अपील जब बनाओगे तो जज का नाम इसी लिखना पड़ता है, अधीनस्थ विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा, विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा। ऐसा नहीं करते जज ने, ऐसा क्या समझता ही नहीं, ऐसे नहीं करना है अपने को। आपको, क्योंकि आपकी प्लीडिंग और अपील में ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए तो कंटेम्प्ट लग जाती है। यानी आप निर्णय को की वैधता को आप चुनौती दो, लेकिन आपकी शब्दावली क्या होनी चाहिए? कई कई वकीलों ने उटपटांग अपील मेमो बना दिया, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीजर भी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि चूंकि अपन जज के ऑर्डर को अपन क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, तो जज के बारे में शब्दावली आपको इस टाइप से ही लिखनी पड़ेगी। इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है? क्योंकि त्रुटि हर आदमी से होती है। जज भी कौन है? अवतार तो नहीं है वो, है तो अपने से ही इंसान है, उससे भी गलती हुई होगी, इसलिए आदेश क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। अब देखिए, इसी जज ने क्या करी थी, नीचे वाले जज ने ट्रायल करी थी। ट्रायल को क्या बोलते हैं? सुनवाई भी बोलते हैं और विचारण भी बोलते हैं। सुनवाई एक आम शब्द है, कॉमन लोगों से बोलेंगे तो बोले न्यायालय में सुनवाई चल रही है, पर अधिवक्ता सुनवाई वर्ड नहीं बोलेगा, अधिवक्ता क्या बोलेगा? विचारण चल रहा है, इंग्लिश में ट्रायल बोले। तो मान लीजिए आप क्या क्या बोलोगे? सब सही तरीके से ट्रायल नहीं हुई, तो फिर वो रिकॉर्ड नीचे से ऊपर कॉल कर देते हैं। आप अपील करोगे ना तो नीचे से रिकॉर्ड कॉल हो जाता है। रिकॉर्ड का मतलब समझ आ गया? जो केस की पूरी सुनवाई थी, जो फाइल थी, वो पूरी की पूरी फाइल ऊपर मंगवा दी जाती है। तो जो न्यायालय अपील रिवीजन सुनता है वो पूरी फाइल देखता है। यहाँ पर क्या गवाहों को फिर से बुलाएंगे? क्या गवाहों को जो भी बुलाना करना था, चीफ क्रॉस सब नीचे हो गया, आप गवाहों को नहीं बुलाते, सिर्फ गवाहों ने क्या बोला था रिकॉर्ड में से वही देखेंगे। और अपील और रिवीजन दोनों फैक्ट्स की बात पर भी हो सकती है और लॉ की बात पर भी हो सकती है। और नॉलेज ऑफ लॉ, अब ये ऊपर ही क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाले जज के पास नॉलेज ऑफ लॉ क्या है? ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, तभी तो नीचे वालों को चेक कर सकता है। बच्चों की मिस्टेक्स मम्मी देख सकती है, मम्मी की मिस्टेक दादा दादी, अपने घर पे भी ऐसा एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, क्योंकि उनके पास ज्यादा नॉलेज है, अनुभव ज्यादा है। अच्छा, कुछ मामलों में लीव टू अपील होती है। व्हाट इज लीव टू अपील? कुछ मामलों में तो अपील के लिए आपको क्या लेना पड़ेगी? इजाजत लेनी पड़ेगी कि मामला इस लायक है कि अपील में सुना जाए। तो आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के लिए वर्ड सुना? एसएलपी पिटीशन फाइल हुई, एसएलपी, सरकार ने एसएलपी दायर की। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। एसएलपी क्या आ रहा है? एसएलपी, एस स्पेशल लीव, लीव मतलब इजाजत, पिटीशन विशेष इजाजत है। न्यायालय से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी कि इस मामले, तो न्यायालय पहले तो ये सुनेगा किस बिंदु पे आप आए, तो आप बताओगे कि सर ये बिंदु है, इसेंस बताओगे। फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बिंदु तो इंपॉर्टेंट है, तो आपकी अपील को क्या किया जाएगा? एडमिट किया जाएगा। कहीं कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं होती है, पर कुछ मामलों में लीव टू अपील होती है, इसी को एसएलपी कहा जाता है। अब अपील एंड रिवीजन अंडर द सिविल लॉ, पहले सिविल लॉ समझ लेते हैं। दीवानी मामलों में अपील और पुनरीक्षण। सबसे पहले मैंने आपको बताया अपील या रिवीजन दोनों उस कोर्ट से कहा जाती है, हायर कोर्ट में जाएगी। इट इज अ काइंड ऑफ रेमेडी और रिलीफ, यानी आप हैप्पी नहीं हो जजमेंट से। आदमी अपील रिवीजन कब करता है? जब वो हैप्पी, इन दो में से प्लेंटिफ डिफेंडेंट, अगर प्लेंटिफ जीत गया तो डिफेंडेंट असंतुष्ट है, या डिफेंडेंट जीत गया तो प्लेंटिफ असंतुष्ट है, तो इनमें से जो भी हारने वाली जो डिफीटिंग पार्टी होती है, जो हारने वाला पक्षकार होता है, वो कहां चला जाता है? और कई बार मैं आपको बताऊं दोनों ही लोग अपील लगा देते हैं, दोनों भी लगाते हैं। जब आंशिक माना गया, जैसे मैं आपको बताऊं, पत्नी ने मांगे 50,000 रुपए मेंटेनेंस, कोर्ट ने 10,000 रुपए ऑर्डर कर दिया, पत्नी को लग रहा है कि कम ऑर्डर किया है, तो पत्नी भी चली गई अपील में, और इधर से इसको 10,000 भी ज्यादा ही लग रहे हैं, तो ये भी चला गया। तो कई बार आंशिक जो होता है ना, पार्शियल ऑर्डर में अगर दोनों पार्टी, तो दोनों अपील करते हैं और वो अपील क्लब हो जाती है। क्लब का मतलब दोनों अपील की फाइलों को जोड़कर न्यायालय क्या करता है? सुनवाई करता है, तो उसको बोलते हैं काउंटर अपील, है ना? तो सबसे पहले अपील कहां होगी? हायर कोर्ट में। फिर ये क्या होती है? एक प्रकार की रेमेडी और रिलीफ, है ना? आपको ऐसा लग रहा है न्यायालय से उपचार नहीं मिला है तो आप अपील करोगे। रिव्यूइंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, और अपील में होता क्या है? रिव्यू द डिसीजन, डिसीजन को क्या किया जाएगा? रिव्यू, रिव्यू समझते हैं अपन, रिव्यू, व्यू मतलब देखना, री मतलब पुनः, पुनः देखना, रिव्यू मतलब पुनः देखना। किसको पुनः देख रहे हैं? लोअर कोर्ट के डिसीजन को। तो लीगल रेमेडी, ये एक लीगल रेमेडी होती है। अपील और रिवीजन इट इज नॉट नेचुरल, कोई प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है, कानून द्वारा प्रदत्त है। सीपीसी 1908 में अगर आप चलें तो तीन धाराएं आपको पढ़नी है, 113, 114 और 115। रिव्यू इसी में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्रिमिनल में कभी भी रिव्यू नहीं होता है, रिव्यू उसी न्यायालय द्वारा होता है। बोलते हैं कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की। व्हाट इज रिव्यू पिटीशन? कि कृपया अपने निर्णय को वापस से देखिए। तो रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट में होता है, बाकी सब चीजें हायर में होती है। और ये जो रिव्यू होता है ये क्रिमिनल में नहीं होता है। क्रिमिनल एक बार आदेश दे दिया तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। सिविल वाले जरूर वापस अपने केस को क्या कर सकते हैं, उसको ही जज देख सकता है। और 114, 115 ये आ जाता है रिवीजन रेफरेंसेस। तो सबसे पहले रिवीजन समझ लेते हैं। सीपीसी में रिवीजन कहां दे रखा है? सेक्शन 115 में। और टू लुक अगेन, रिवीजन का मतलब देखो री और वीजन, वीजन का मतलब भी देखना ही होता है, टू लुक अगेन। लेकिन ये किस कौन सा होता है? मैंने आपको बताया ना, फुटबॉल एंड टेनिस बॉल, छोटे मामलों में जो आदेश वाले छोड़े उन मामलों में।
और रिवीजन जो होती है सीपीसी में हमेशा हाई कोर्ट में ही होती है। ये कभी भी, चूंकि रिवीजन अगर सीजे क्लास 1 भी ऑर्डर करे या एडीजे भी करे, ये होती है हमेशा कहां पर है, हाई कोर्ट में होती है, ठीक है। और एक किस मामले को लेकर होती है, जुरिसडिक्शनल एरर, जो मैंने आपको बताया। अभी जुरिसडिक्शनल एरर जो मैंने आपको समझाया था, हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार बताता हूं। क्या बातें बताई? 3 बातें। जज को जुडिक्शन था लेकिन जज ने उसका प्रयोग नहीं किया, जज को जुडिक्शन नहीं था लेकिन उसने प्रयोग कर लिया, और था तो सही लेकिन अनइवन प्रयोग कर लिया। 3 बातें। अब पहला पॉइंट, मैंने कोर्ट को कहा कि सर ये जब तक आप हमारा ऑफिस को खोल दीजिए। कोर्ट के पास पावर था लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मेरा आवेदन डिक्लाइन कर दिया। तो मैं न्यायालय के पास जा रहा हूं कि सर कोर्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने नहीं किया, नंबर 1। दूसरा, कोर्ट नहीं कर सकती थी, मान लो सिविल का केस है और प्रॉपर्टी देवास की है और अपन इंदौर कोर्ट में लगा रखा था, इंदौर की कोर्ट को जुडिक्शन नहीं किया, देवास की कोर्ट के बारे में नहीं था, और कोर्ट ने कर दिया, तो अपोजिट पार्टी चली जाएगी कि सर जुडिक्शन नहीं था लेकिन उन्होंने जुडिक्शन का गलत प्रयोग कर दिया, फाइन इनके पास। और एक के बाद था तो सही। अब जैसे सीजे क्लास 2 5 लाख तक का मामला देखेगा, 6 लाख वाले मामले में देख लिया तो गड़बड़ है। तो आपने जुडिक्शन था आपको लेने का, लेकिन आप कितने रुपए तक देख सकते थे? 5 लाख तक, आपने 6 लाख तक देख लिया, तो ये जुडिक्शनल एरर होता है। इनको लेकर ही रिवीजन होता है। और हम अपील पे जाए सिविल मामले में, तो ये अपील में तो सीधे हम क्या बोल रहे हैं कि डिसीजन इज इनकरेक्ट, डिसीजन ही गलत है, निर्णय गलत है। एरर इन ट्रायल, और क्या बोलते हो कि ट्रायल में क्या हुई है, एरर हुई है। आपको अपील में ये बताना रहता है कि सुनवाई या विचारण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। और ये सीपीसी में 96 से लेकर 105 तक। अच्छा, एक और वर्ड आता है सेकंड अपील, ये एकदम इधर ही होता है। सेकंड अपील सिर्फ कहां होती है? क्रिमिनल में नहीं होती कभी। अभी सेकंड अपील क्या होती है? अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था, फैक्ट की बातों को लेकर भी अपील होती है और लॉ की बातों को लेकर भी अपील होती है। फैक्ट की बात, जैसे मान लो कोई गवाह कुछ बोल के गया पर कोर्ट ने उसको सही तरीके से एप्रिशिएट नहीं किया है, उस गवाह की बात को नजरअंदाज कर दिया, तो आप अपील उस गवाह की बात को लेकर गए हो, तो कौन सी अपील है? वो फैक्ट की लॉ की? फैक्ट की, फैक्ट समझते हैं ना? फैक्ट मतलब मैंने ये देखा, उसने ये बोला, उसने ये किया, ये सब फैक्ट है। लेकिन लॉ इज डिफरेंट, कानून क्या कह रहा है। और अगर कोर्ट ने कानून का एरर कर दिया, कानून का एरर क्या होता है? जैसे माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ये कानून की बात है। अब ये प्रूव हो गया कि वो 16 साल का था, मतलब माइनर था, और हमने आर्गुमेंट में भी कहा कि सर ये इसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड नहीं है, वाइड एब इनिशियो मोरी बीवी धर्मदास घोष, याद आया होगा वो केस लॉ। पर कोर्ट ने फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्ट को मान्यता दे दी है, तो कौन सी एरर कर दिया? अब फैक्ट की करिए कि लॉ की है? तो आप एरर दोनों बता सकते हो, फैक्ट की भी और लॉ की भी। ये जो सेकंड अपील होती है वो फैक्ट की नहीं होती, वो हमेशा किसकी होती है? लॉ की होती है। सेकंड अपील इसलिए ऊपर वाली कोर्ट ही देखती है, हाई कोर्ट ही देखती है। तो अच्छा, यहाँ पे पार्टीज का नाम क्या होता है? रिवीजन लगाने वाले का नाम रिविजनर, और सामने वही रिस्पोंडेंट। इधर हो जाता है अपीलांट, और सामने सामने दोनों जगह का नाम होता है रिस्पोंडेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? रिवीजन करता अपीलांट, या तो रिवीजन करता अपीलांट। और ये कौन होता है? उत्तरदाता। रिस्पोंडेंट को क्या बोलते हैं? उत्तरदाता या प्रत्यर्थी भी बोलते हैं जगह पे। तो दोनों वर्ड इसी के लिए, प्रत्यर्थी या उत्तरदाता। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, कौन हो जाएगा? अपीलांट। अब देखिए पार्टी, ये जो प्लेंटिफ है ये भी अपीलांट हो सकता है और ये डिपेंडेंट भी अपीलांट हो सकता है। समझ आ रहा है कैसे? ये जीत गया तो अपीलांट कौन बनेगा? डिपेंडेंट हैप्पी नहीं तो अपील लगाएगा, और ये हो जाएगा रिस्पोंडेंट। तो जब ऊपर पार्टी जब बनती है ना, तो ऐसे लिखा रहता है अपीलांट ऑब्लिक डिपेंडेंट, और इधर नीचे लिखा रहता है रिस्पोंडेंट ऑब्लिक प्लेंटिफ। अब मान लो प्लेंटिफ हार गया, तो ये प्लेंटिफ क्या बनेगा? ऊपर अपील लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपीलांट ऑब्लिक पिटिशनर प्लेंटिफ, और इधर आ जाएगा रिस्पोंडेंट ऑब्लिक डिपेंडेंट। ऐसा भी होता है। तो ऊपर पार्टी इधर उधर क्रॉस हो सकती है, कहां पर? अपील या रिवीजन के दौरान। ये समझ में आया आपको सिविल वाला? अब हम लोग चलते हैं रिवीजन एंड अपील इन क्रिमिनल लॉस, आपराधिक मामलों में पुनरीक्षण। आइए स्टार्ट करें। ये भी एक प्रकार की क्या होती है? लीगल रेमेडी रहती है। यदि आप कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं? रिवीजन लगा सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। ये हमेशा सुपीरियर कोर्ट में होती है। सुपीरियर कोर्ट क्या करेगी? एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ द जजमेंट। नीचे वाली कोर्ट ने जजमेंट सही दिया कि नहीं दिया। और आपने देखा है कि कोई जजमेंट ऊपर जाके क्या हो जाता है? ओवररूल हो जाता है। ओवररूल का मतलब होता है पलट जाता है। और एक होता है अपील डिसमिस, यानी नीचे वाली कोर्ट के जजमेंट को अगर न्यायालय ने कंफर्म किया। तो कई ऐसे जजमेंट होते हैं जो नीचे से लोअर कोर्ट से ऊपर गए तो भी कंफर्म हुए, सुप्रीम कोर्ट गए तो भी कंफर्म हुए। कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे से ऊपर गए तो ऊपर पलट गए, फिर ऊपर गए तो फिर वापस पलट गए, कुछ ऐसे रहते हैं ऐसे। और कुछ ऐसे रहते हैं जो नीचे से ऊपर गए तो ऊपर भी कंफर्म है लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर पलट गए, ऐसा भी होता है। तो ओवरऑल जजमेंट्स भी होते हैं। इसीलिए हम लोग जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं ना, बोलते हैं ना अपडेट होना चाहिए हमको लॉस। जो हम जजमेंट लेकर जा रहे हैं, जैसे मान लो आप 1978 का जजमेंट लेकर जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो आगे चल के क्या हो गया, ओवररूल हो गया। कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब वकील बोलता है कि सर मेरे फेवर में साइटेशन है, और सामने वाला वकील बोलता है सर ये तो ओवररूल हो चुका है, ये देखें। तो जैसे आपने सामने वाले ने साइटेशन दे दिया, ओवररूल हो गया, तो जज के सामने आपकी भी स्टडी का समझ में आ जाता है कि आपको ये नहीं पता कि जजमेंट ही ओवररूल हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जजमेंट क्या होते हैं? एवर चेंजिंग है। कानून एवर चेंजिंग होता है, हर पल कानून क्या हो जाता है? बदल जाता है। और हम लोग पुरानी कानून लेके बैठे हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जजमेंट क्या होते हैं? ओवररूल होते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये देखिए, जेएमएफसी और सीजेएम के खिलाफ कहां पर होगी? सेशन के खिलाफ कहां होगी? हाई कोर्ट। ऐसे चलेगा। तो ये लीगल रेमेडी होती है। सुपीरियर कोर्ट एग्जामिन द लीगलिटी, और इसके लीगल प्रोविजन सीआरपीसी में 397/401 में दे रखे थे। कौन से वाले? रिवीजन। अब वो बीएनएसएस में आ चुके हैं। पर अभी जो पुराने कानून पे आज भी क्या चल रही है आपको पता है? सीआरपीसी का पीछा भी 2-3 सालों तक छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 31 जून तक को भी जो अपराध हुआ होगा उस पर क्या चलने वाली है? सीआरपीसी चलने वाली है, और प्रोसीजर भी वही चलने वाली। तो इसमें केस का नाम क्या रहता है? सीआरआर। सीआरआर मतलब क्रिमिनल रिवीजन। और अगर सिविल होता है तो सीआर लगता है। सीआर लग जाए तो समझ जाएंगे सिविल रिवीजन, और सीआरआर लग जाए तो मतलब समझ जाएंगे आप ये क्रिमिनल रिवीजन। एग्रीड ऑर्डर, जो व्यक्ति ऑर्डर से एग्रीड है, ऑर्डर या जजमेंट नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर से एग्रीड है, तो वो क्या लगाएगा? जैसे आपकी गाड़ी नहीं छोड़ी उन्होंने, आपने सुपुर्दगी नामा लगाया कि सर गाड़ी हमको दे दी जाए, गाड़ी थाने में पड़े क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। पर आपकी गाड़ी सुपुर्दगी पे कोर्ट ने नहीं दी, तो अभी कोई कोर्ट ने केस का आदेश थोड़ी किया, मतलब निर्णय थोड़ी दिया, तो आदेश किया, तो आदेश के खिलाफ कहां जाओगे? रिवीजन। तो ये सेशन यहाँ वहां पर क्या हो रही थी? रिवीजन सिर्फ हाईकोर्ट में हो रही थी सिविल वाले में, लेकिन इधर कहां होती है? सेशन में भी होती है और हाईकोर्ट में भी। और अपील, अपील हमेशा किसकी होती है? कन्विक्शन की और एक्विटल की। कन्विक्शन मतलब हिंदी में दोष सिद्ध, और एक्विटल दोष मुक्त। यहाँ तो व्यक्ति को सजा
सजा हो गई या तो व्यक्ति बरी हो गया, सजा हो गई तो कौन जाएगा अपील और रिवीजन में? एक क्यों जाएगा? जिसको सजा हुई वही अपील लगाएगा, साहब गलत सजा हुई। और एक्विटल में कौन जाएगा? शासन। शासन कौन, यानी गवर्नमेंट जाती है या फरियादी भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्विटल 100 में से एक केस में होता है, मतलब अपील एक केस में हो रहा है, और ये वाले में तो 100 में से 100 ही लोग अपील पे जाते हैं, है ना, ये कम जाते हैं। अब जैसे 100 मर्डरर छूट जाते हैं, एक मर्डरर की फाइल में शासन क्या कर रहा है? अपील कर रहा है, बाकी में तो नहीं कर रहा है। तो जो लोक शांति के खिलाफ रहता है, अच्छा इसमें कौन करता है? एक्विटल राज्य करता है, राज्य की तरफ से कौन? कलेक्टर करता है। कलेक्टर पीपी को बोलता है कि इस वाले मामले में क्या करिए, अपील कीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ, अपने इंदौर का एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, कविता रेना हत्याकांड। कितने लोगों को याद है? याद है क्या था कविता रेना हत्याकांड? एक महिला की लाश मिली थी, वो भी टुकड़े टुकड़े में, बहुत खतरनाक तरीके से। टुकड़े भी ऐसे थे जैसे वो होती ना कटर से, क्या बिल्कुल सिस्टमेटिक चोटें थी, मतलब पैर यूं पूरा यूं कटा हुआ, ऐसे नहीं कि ऐसे। तो बड़ा खतरनाक था वो। तो उसमें पुलिस की बहुत खिल्ली उड़ रही थी, बहुत खिल्ली, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर करके परेशान हो गई। वो एक्टिवा से आखिरी बार जाती हुई दिखी, उसके बाद वो दिखी नहीं। तो पुलिस की बहुत खिल्ली उड़ रही थी। तो पुलिस ने क्या करा, उसके पति को क्या बना दिया? आरोपी बना दिया कि मिल गया साहब, हमको आरोपी मिल गया। पति से ही कबूलवा लिया। फिर वो पति बेचारा जेल में रहा, जो भी। फिर वो ट्रायल चली तो पुलिस अपना केस सिद्ध नहीं कर पाई, है ना। आदरणीय चंपालाल यादव सर, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने केस पर ट्रायल किया था। और जब वो आरोपी बरी हो गया तो उन्होंने क्या करा, उनके खिलाफ, पुलिस सबके खिलाफ क्या लगा दिया, मानहानि का भी मुकदमा और खूब सारे पैसों का भी मुआवजा भी दिया जाएगा। तुमने तो लाइफ ही खराब कर दिया, नाम खराब कर दिया कि पत्नी का मर्डरर जो है पति है। तो करोड़ रुपए की क्या लगा दी स्टेट के खिलाफ, क्योंकि स्टेट ने गलत किया। तो मजबूरन यहाँ पर स्टेट ने क्या कर दी, पैसे देने पड़ते, तो उसने भी अपील कर दी कि साहब जजमेंट गलत हुआ है। जबकि अब ऊपर जब गया तो लीव टू अपील में केस उड़ गया। लीव टू अपील, कोर्ट ने रिकॉर्ड देखकर देखा कि ये तो पूरा बरी का ही केस है, तो स्टेट की वहां भी खिल्ली हुई। तो मैं आपको केस क्यों बता रहा हूँ कि कौन जाता है इसमें? स्टेट जाता है। और स्टेट को कोई आपकी जान माल की नहीं पड़ी, उनको अपनी इज्जत की पड़ी देती है, वो उस हिसाब से जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्विटल के खिलाफ अपील कौन करता है? स्टेट करता है। स्टेट में कौन? कलेक्टर प्रपोजल भेजता है, राज्य सरकार कलेक्टर को बोलती है, कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट का कौन होता है? एजेंट होता है। फिर वो पीपी को बोलता है कि इसमें अपील करो। तो ऐसे अब मैं जब 3 साल तक गवर्नमेंट एडवोकेट था, मैंने बहुत सारी अपीलें पेश की। अब वो मैं देखता था प्रपोजल ऐसे ऐसे केस में आते थे जो किसी काम के नहीं थे, जो बड़े बड़े खूंखार केस थे उसमें तो अपीलों का प्रपोजल ही नहीं आता था। तो फिर बाद में पता चला, उस समय में भी नादान था, मुझे पता चला कि सेटिंग होती है गवर्नमेंट की, इसमें अपील कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, तो पैसे पहुंच जाते हैं आरोपी की तरफ से। और जो जिसमें नहीं पहुंचते हैं बोले कर दो इसकी अपील, और उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मऊ वाले में भी हुई थी ना, योगेश वाला। अच्छा एक और चीज, पैसों से ही नहीं होता है, कई चीजें बहुत हाईफाई होती है, मतलब सेंसिटिव रहती है, जो सनसनीखेज हुई थी उसमें भी फिर स्टेट करता है। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको ग्राउंड लेवल पे बातें बताई। ये इसकी अपील के जो सेक्शन है वो 372 से 376 है। इसमें ग्राउंड्स लिखने पड़ते हैं, एरर ऑफ फैक्ट आपको बताना पड़ता है कि नीचे फैक्ट की गलती हुई है, और एरर ऑफ लॉ। अब आपको वापस बता रहा हूं, एरर कैसे बताएंगे कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज कमिटेड एरर इन एप्रिसिएशन ऑफ द विटनेस नंबर सो एंड सो, बिकॉज़ विटनेस नंबर सो एंड सो हैज टोल्ड दिस। इसका मीनिंग ये होता है, पर कोर्ट ने मीनिंग ये निकाला ऐसे। और आप लॉ की बताओ कि लॉ में क्या, लॉ ये कहता है लेकिन कोर्ट ने इस बात को समझा ही नहीं, ऐसे करके आपको बता। लेकिन बार बार लिखना क्या है? विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा, है ना। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अपील मेमो। क्या बोलते हैं जब अपील लगाते हैं? तो क्या बोलते हैं? अपील मेमो बोलते हैं। और इसके साथ आपको क्या लगानी पड़ती है? कॉपी ऑफ जजमेंट, सर्टिफाइड। बिना सर्टिफाइड कॉपी के आप अपील नहीं कर सकते। सर्टिफाइड कॉपी समझते हैं अपन, क्या होती है? प्रामाणिक प्रति है। तो जो जजमेंट हुआ उसकी प्रामाणिक प्रति की कॉपी लगाना जरूरी था कि किसको आप चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें ट्रायल फिर से नहीं होता है, नो ट्रायल। इसमें सिर्फ क्या होता है? रिकॉर्ड पे बुला के, यानी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी चीफ क्रॉस करना है नीचे अनुमति मिलती है, बाद में मिलती नहीं। वो गवाह चला गया तो फिर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो कोई गवाह आया है ना, तो उस दिन अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में नहीं आने वाला है, वो उसी केस से सब चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर जाएगा ना, तो उसी पॉइंट से जाने वाला है, क्योंकि बार बार गवाह को बुलाएंगे नहीं। अब देखिए, पुनरीक्षण याचिका का एक प्रारूप है। यहाँ पे कोर्ट का नाम, पुनरीक्षण याचिका नंबर, बाकी ऊपर का फॉर्मेट होगा वही रहता है। पार्टी का नाम वर्सेस स्टेट को आपको पार्टी बनाना ही पड़ता है। क्रिमिनल में आपको स्टेट को पार्टी बनाना है, और वर्सेस और आपका जो कंप्लेनेंट है आप उसको भी बना सकते हैं। और ये पूरा स्टेप का एक फॉर्मेट है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि परिवादी सो का निवासी शांतिप्रिय व्यक्ति है, परिवादी ने हमारी संपत्ति क्रय करने के लिए माध्यम से, ये एक केस मैंने लिखा है जिसमें उसने केस लगाया, परिवादी ने, नीचे का कोर्ट ने केस को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्राइवेट कंप्लेंट को खारिज कर दिया। तो हम लोग ऊपर गए कि प्राइवेट कंप्लेंट खारिज हो गई, जबकि इसमें अपराध थे। इसको एक बार आप रीड करिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंड कर दूंगा मैं आपको। ये पूरा बड़ा बड़ा पूरी अपील रिवीजन है आपके सामने। और इसी प्रकार एक अपील भी भेज रहा हूँ आपको। ये अपील, प्रथम अपील, ये अपील किसकी? सिविल वाली अपील। यहाँ पर न्यायालय जिला न्यायाधीश, सिविल अपील नंबर सो एंड सो, यहाँ पर अपीलार्थी, है ना, प्रतिवादी अपीलार्थी, यानी नीचे केस कौन आ रहा है? प्रतिवादी आ रहा है, वादी के फेवर में हुआ तभी तो प्रतिवादी ऊपर आ गया अपीलार्थी बन के, और इधर वादी प्रत्यर्थ, जो मैं आपको समझा रहा था किस टाइप से आता है। अपील क्या था? अतिरिक्त सिविल न्यायालय की डिग्री सो एंड सो के विरुद्ध धारा सो एंड सो सीपीसी के अधीन अपील दाखिल करता हूँ। अपील के निम्नलिखित आधार है, और इसका भी मूल्यांकन होता है। अपील में भी फीस लगती है, याद रखेंगे, क्योंकि अभिलेख पर पूर्णतः स्थापित किया जा चुका है कि वादी ने उपबंधों का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी के प्रतिकूल निचली न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि निचली न्यायालय ने विधिक स्थिति को गलत अर्थान्वहन। ये अर्थान्वहन क्या होता है? व्हाट इज अर्थान्वहन? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? एक आप लोगों ने सुना है इंटरप्रिटेशन, एक होता है कंस्ट्रक्शन। आपको याद है, आप लोगों का एक पेपर था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। कितने लोगों को याद है? क्वेश्चन आया था, ये याद है? अंदर आंसर याद है? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, तो मैं समझा दूंगा, पर क्वेश्चन इतना तो याद है कि पढ़ा था अपन ने। तो इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में एक अंतर होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है क्या बोलेंगे अपन? निर्वचन, हिंदी बोलते हैं निर्वचन। इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट मीनिंग, टू ड्रॉ आउट मीनिंग, अर्थ निकाल। कोई लाइन है, उस लाइन का आपने क्या निकाल लिया? अर्थ निकाल दिया। इसको क्या कहा जाता है? इंटरप्रिटेशन। टू गिव मीनिंग टू गिव मीनिंग टू। इंटरप्रिटेशन को क्या बोले? लिटरल मीनिंग, टू गिव मीनिंग टू, अर्थ देना। कंस्ट्रक्शन, अर्थ निकालना, टू ड्रॉ आउट मीनिंग। अब दोनों में अंतर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार निकालना, ड्रॉ, क्या बोल रहे हैं सर? तो मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने आपको बोला प्लीज
लास्ट ऑफ